लेकिन मैं तो जज हूं। भाई कोई क्या जानता है, मैं क्या महसूस करता हूं, इस बिना पे तो मैं जजमेंट दे नहीं सकता। मुझे जजमेंट देना होता है एविडेंस के बिना पे। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से मेरा जो एविडेंस होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जजमेंट के लिए। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एविडेंस का रोल ऑडिटर्स के ओपिनियन के ऊपर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट एविडेंस के बारे में कि सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है और इसका रोल क्या होता है ऑडिटर के ओपिनियन के लिए। बहुत बेसिक से मैं बात करूंगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराना चाहता हूँ सर ऑडिट क्या होता है। ऑल्दो मैंने इस पे एक बढ़िया सा वीडियो बना के रखा हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। बेटा जी, एक सपोज कर लो ये कंपनी है। कंपनी को मैनेज कौन करता है? उसकी मैनेजमेंट जो बॉडी होती है वो। सर सारा का सारा काम कौन करता है कंपनी में? मैनेजमेंट करती है। डन। यानी कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम भी होता है वो कौन करता है? ऑफ कोर्स मैनेजमेंट करती है। ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट हो गया, एक सेकेंड, बैलेंस शीट हो गया, पीएल हो गया आपका। ठीक है। और जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें लगने वाली है, फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, वो सब चीज़ें आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएंगी। अब इस फिनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ कौन करता है? उसके यूज़र्स यूज़ करते हैं। सर डिफरेंट डिफरेंट यूज आप बोल सकते हो डिसीजन लेने के लिए ये जो यूज़र्स हैं कंपनी का एक फिनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फॉर सपोज कर लीजिए एक इन्वेस्टर है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है इसलिए उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है। एक शेयर होल्डर है जो कि मैनेजमेंट से डिविडेंड की मांग करना चाहता है इसलिए वो फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है। एक एम्प्लॉय है जो कि कंपनी से अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, बोनस की डिमांड के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना चाहता है कि भाई मेरा जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट टैक्सेस लगाने के लिए, कंप्लायंसेस चेक करने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है। इवन कई बार बेटा जी मैनेजमेंट खुद फिनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करती है ताकि वो फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सके। अब आप मेरे को बताओ, जब इतनी सारी चीजें डिपेंडेंट है आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि भाई मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया बढ़िया बने, हर चीजें अच्छी अच्छी दिखाए, हर चीजें जो है मैनिपुलेट करके दिखाई जाए ताकि सामने वाला यूजर जो है हमसे इम्प्रेस हो जाए और हमारे कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव डिसीजन ले। बट जो पब्लिक है वो भी ये चीज जानती है कि भाई जो मैनेजमेंट है इसको मैनिपुलेट कर सकती है, किया जा सकता है। दैट इज वाई यहाँ पे आपका एंट्री होता है एक नॉलेजेबल पर्सन का, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ऑडिटर। जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ऑडिटर। तो ऑडिटर का काम क्या होता है? मैनेजमेंट के द्वारा जो बनाया गया फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ये चेक करे। चेक करने का मतलब कि उसको वो पढ़े अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, एनालाइज करे, और जो भी इंफॉर्मेशन इसको रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट से लेकर के चेक करे कि भाई हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो सच में सही बना है या नहीं बना है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कोई इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। ये सारी चीजें वो चेक करके एक अपना ओपिनियन देगा लास्ट में कि हाँ जी हाँ ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं। क्लियर है? और यहाँ पे जो हमारा ओपिनियन दिया जाएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखते वक्त, इस फिनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त। तो दैट इज़ वाई ये ऑडिटर का ओपिनियन मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो जितने भी यूजर्स हैं वो अफेक्ट होने वाले हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा ऑडिट का प्रोसेस कि हम क्या करते हैं, और इसी प्रोसेस में ऑडिटर का ओपिनियन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस ओपिनियन को निकालने के लिए, इस ओपिनियन तक आने के लिए ऑडिटर को क्या चाहिए होता है बेटा जी? एविडेंस। और इसी एविडेंस को हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ ऑडिट एविडेंस क्या होता है। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि सर ऑडिट एविडेंस कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर यूज करता है, जो कि ऑडिटर यूज करता है कंक्लूजन तक आने के लिए। सर काहे का कंक्लूजन? अब इस कंक्लूजन के बेसिस पे वो बनाएगा अपना ओपिनियन, वो डिराइव करेगा अपना ओपिनियन, और यही ओपिनियन दिया जाएगा कि भाई मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं।
ठीक है, बड़ी बड़ी बातें मैं बोल गया मुझे मालूम है, बट मुझे आप थोड़ा सा और टाइम दीजिए, मैं बढ़िया से आपको बताऊंगा कि भाई हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, उसी को हम बोल देंगे ऑडिट एविडेंस। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। सर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देने के लिए यूज करेगा, अपने ओपिनियन तक आने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन यूज करेगा, उसी को हम बोलेंगे ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस में क्या क्या हो सकता है ये समझ लीजिए। सर जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी जनरल लेजर, जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें हमारे ऑडिट एविडेंस का पार्ट रहेगा। उसको देख करके ऑडिटर अपना ओपिनियन बनाएगा। फिर सिर्फ ऑडिट रिकॉर्ड पे भरोसा नहीं करेगा, उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमने मशीनरी परचेज किया है, तो मशीनरी का जो इनवॉइस होगा हम उसको कंसिडर करेंगे कि भाई सच में मशीनरी परचेज हुआ है। जो अमाउंट दिखाया जा रहा है, जो एसर्शंस हमने डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियो में, क्या वो सब हमारा सेटिस्फाई हो रहा है उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, ये ऑडिटर चेक करेगा। डन। और अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन है तो वो भी ऑडिटर लेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक से स्टेटमेंट भी देखेगा, बैंक स्टेटमेंट भी देखेगा कि भाई सच में इस मशीनरी परचेज के लिए पेमेंट रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये पेड दिखाया जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। सर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर यूज करता है कंक्लूजन तक आने के लिए, और वो कंक्लूजन जिसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन बनाएगा। डन। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और एविडेंस का इंतजार करता रहता हूँ। एविडेंस अब आएगा, एविडेंस तब आएगा। गटर खड़ा हो जाता जी, फाइलों पे फाइलें चढ़ती चली जाती हैं, लेकिन एक पेपर मेरे सामने नहीं आता, एक पेपर जिसको मैं सही मायने में बोल सकूं कि ये एविडेंस है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके ऑडिट एविडेंस को अफेक्ट करते हैं, और क्या क्या सोर्सेस है जहां से हम ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं। तो देखो ऑडिट एविडेंस जो है आपका दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। सर सबसे पहला बात तो है ऑडिट एविडेंस आपका सफिशिएंट होना चाहिए, और दूसरा सर होना चाहिए आपका एप्रोप्रिएट। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाता हूँ। सफिशिएंसी का मतलब होता है सर क्वांटिटी से, ठीक है। सफिशिएंट होना चाहिए यानी जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना तो सर एटलीस्ट होना ही चाहिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड हियर। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना है ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा आइटम, कोई ऐसा एरिया आप चेक कर रहे हो जो कि मटेरियल है, जो कि इंपॉर्टेंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे ऑफकोर्स सीधी सी बात है जो आप क्वांटिटी ऑफ एविडेंस लोगे वो ज़्यादा लोगे। कोई ऐसा एरिया जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है, जो आपको रिस्की लग रहा है, वहाँ पे सर ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस आप कलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि भाई जो भी कंपनी ने अपना इन्वेंट्री रखा हुआ है वो कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है, ये आप इंश्योर करना चाहोगे कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, जैसे एम्प्लॉयज़ अपने घर लेके चले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। कोई ऐसा आइटम जो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब सर एक जैसा सिमिलर नेचर का आइटम है, तो हम ज़्यादा कलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो मटेरियल नहीं है, अगर वहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं है, तो हम कम ऑडिट एविडेंस भी लेकर के काम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए मेरे पास में छोटे छोटे कई ढेर सारे आपके डेटर हैं, छोटे छोटे कई ढेर सारे डेटा है जिनका अमाउंट बहुत नॉमिनल सा है। तो हम क्या करेंगे, दो चार को सेलेक्ट करके हम उस पर अपना ऑडिट एविडेंस लगा के एविडेंस कलेक्ट अपना ऑडिट प्रोसीजर लगा के अपना एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे, और बस बात खत्म। सब पे हम उतना टाइम नहीं देंगे। और वाइसे वर्सा अगर मटेरियल नहीं है तो आप कम ऑडिट एविडेंस ले सकते हो, रिस्क नहीं है तो कम ऑडिट ले सकते हो। अगर हेट्रोजीनियस है, अलग अलग है, यानी कि यहीं पे डेटा कुछ ज़्यादा अमाउंट का है कुछ कम अमाउंट का है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लेना होगा एविडेंस, ताकि आप जो है इंश्योर कर सको कि कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है। दूसरा बात आता है बेटा जी एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड करता है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, यानी कि आपका जो एविडेंस है वो रेलेवेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब सही सही होना चाहिए, जो चाहिए था वही आपने लिया है एविडेंस। और दूसरा क्या है, रिलायबल यानी कि भरोसेमंद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेलेवेंसी का मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि अगर आप इन्वेंट्री
चेक करने जा रहे हो तो उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करोगे, जाके आप मशीनरी या लूज टूल चेक करके नहीं आ जाओ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे रेलेवेंस और रिलायबिलिटी के ऊपर और डिटेल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेलेवेंसी का मतलब क्या होता है? उचित, यानी कि जो सही है वही काम आपने किया है। तो आप जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे वो कैसा होना चाहिए सर? एज पर असर्शन होना चाहिए। असर्शन हमने भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो वहाँ पे। असर्शन मतलब हो गया कि कभी भी आप फिनेंशियल स्टेटमेंट जब आप देखते हो तो आपको देखते ही कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप उसमें से देखते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पे इंश्योर हो जाते हो कि भाई ये चीज़ें तो है ही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं असर्शन। फिर असर्शन के अकॉर्डिंग आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए हमारा असर्शन मुझे चेक करना है अकरेंस, कि भाई हमारी जो कैश सेल है वो सच में हुई है या नहीं हुई है। तो मुझे यहाँ पे देख लेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के वो सच में अगर हुई है तो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। कंप्लीटनेस, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दिखाया गया है वो प्रॉपर कंप्लीट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे? अब देखो मैं आपको बता दूं, ये सब असर्शन है बेटा जी, और ये उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर है कि कैसा आप प्रोसीजर लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि सर ये अकरेंस है, कि अकरेंस चेक करने के लिए आप क्या करोगे? कंप्लीटनेस चेक करने के लिए आप क्या करोगे? कट ऑफ चेक करने के लिए आप क्या करोगे? कि जितनी भी परचेजेस हुई है 31 मार्च को, यानी कि ईयर एंड पे, वो सही सही करेक्ट ईयर में रिकॉर्ड तो हुई है या नहीं, नेक्स्ट ईयर तो नहीं चली गई। एग्जिस्टेंस, अगर आपको ये असर्शन चेक करना है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो भी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिखाया गया है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चीज़ आप चेक करोगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जितने भी आपके असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंपनी के पास ही है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लोन जो भी कंपनी ने लिया है उसकी लायबिलिटी कंपनी के ही पास है या नहीं है। तो ये हमने क्या देखा कि भाई आपने क्या किया है, असर्शन जो भी आपको चेक करना है उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे आपने लगाया है, तभी उस इंफॉर्मेशन को या उस इंफॉर्मेशन जो भी आपका जनरेट होगा ऑडिट प्रोसीजर से, उस इंफॉर्मेशन को हम अपना ऑडिट एविडेंस बोलेंगे। और रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया सर? भरोसेमंद। तो ये कुछ फैक्टर्स अगेन हैं जो कि आपको डिसाइड करताते हैं कि भाई हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इन्फॉर्मेशन अगर जनरेट हुआ है इंडिपेंडेंट सोर्स से, ऐसा सोर्स जिसपे कि मैनेजमेंट का कोई हक नहीं है, मैनेजमेंट का हक होगा तो सीधी सी बात है मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है। आपको चेक करना है कि भाई मेरा जो मतलब तब माना जाएगा आपका ऑडिट एविडेंस रिलायबल जब आपका आईसी यानी कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है। जो भी इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट में लगाया है वो सही सही काम कर रहा है और बढ़िया इफेक्टिव मतलब बढ़िया कंट्रोल लगाया है, तो उस केस में जो भी एविडेंस मुझे मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा, मैं उसको बोलूँगा हाँ जी हाँ वो रिलायबल है। अगर कोई एविडेंस, कोई इंफॉर्मेशन अगर डायरेक्टली ऑडिटर ने लिया है तो भाई मान लेंगे कि वो रिलायबल है। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, ना कि ओरल, ना कि ओरल, तो उसको हम मान लेंगे रिलायबल है। और डॉक्यूमेंट में भी कैसा? फोटोकॉपी ना हो, जेरोक्स ना हो, वो क्या होना चाहिए सर? ओरिजिनल होना चाहिए। तो हम उसको मान लेंगे कि वो रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि सर रेलेवेंसी क्या होती है और रिलायबिलिटी क्या होती है। कोई भी यूट्यूब चैनल पे इतना डिटेल में आपको नहीं बताते हैं जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑडिट एविडेंस हमने क्या देखा, अभी मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूं। सर ऑडिट एविडेंस होने के लिए मेरे पास दो फैक्टर होने चाहिए। तो पहला है सफिशिएंसी, दूसरा है अप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस और सफिशिएंसी दोनों को हम अलग अलग डिस्कस किए। सफिशिएंसी का मतलब होता है सर क्वांटिटी, ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ एविडेंस आपको कलेक्ट करना है, कितना नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन लेना है। फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगे वो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, कचड़ा नहीं उठा लो आप। ठीक है, तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेलेवेंट और रिलायबिलिटी। रेलेवेंट का मतलब असर्शन के अकॉर्डिंग आपने ऑडिट प्रोसीजर लगा के इंफॉर्मेशन गैदर किया है। दूसरा रिलायबल होना चाहिए, जिसके लिए हमने अलग अलग फैक्टर्स या आप देख सकते हो सोर्स हमने देखा। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नेचर के अकॉर्डिंग और उसके बाद सोर्स के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे देखा नेचर उसका क्या हो सकता है सर? विजुअल हो सकता है, यानी हमें देख के सीधी समझ में आ रहा है। ओरल यानी कि जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो जो उसमें इंफॉर्मेशन मिलता है।
और डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में भी आपका इंफॉर्मेशन एविडेंस होता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ रिलायबल कौन सा होता है, तो मैंने बताया था आपको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाला जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबको कनेक्ट करके चेक करते हैं डॉक्यूमेंट से कि भाई चीज़ें जो है वो सही है या नहीं। पता चला डॉक्यूमेंट में कुछ और बातें हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लोगों से, वहाँ के एम्प्लॉयज़ से, तो कुछ और चीज़ें निकल रही हैं, और एक्चुअल में जब हम देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें निकल के आ रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरनल एविडेंस, जो कि कंपनी के विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है। ठीक है, यानी कि कंपनी के प्रीमाइसिस से। एक्सटर्नल एविडेंस यानी कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया, या बाहर के मतलब जो कनेक्टेड चीज़ें हैं उनसे हमें पता चला है, यानी कि हम एक्सटर्नल एक्सपर्ट का भी हेल्प ले सकते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपका एक्सटर्नल एविडेंस पे आ जाएगा। और हमने देखा है कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल होता है अगर हमने एक्सटर्नल सोर्स से लिया है तो, क्योंकि इंटरनल जो है सीधी सी बात है, चांस रहेगा कि मैनेजमेंट उसको मैनिपुलेट कर देगी।